हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 एकेडमी की तरफ से दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो वेलकम बैक टू एसएस फैमिली। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स पार्ट्स 22। ठीक है, उड़ान सीरीज़ का ये 22वां पार्ट है। अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सर्च कर लेना जीओए अकाउंट्स 932 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप चाहें तो इसके पुराने पार्ट्स वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़े ही दिन बचे हैं, जरूर एक बार ये सारे पार्ट्स देख लेना। ठीक है, इसके अलावा 2-3 वीडियोस मेरी जो सिलेबस के ऊपर अराउंड 4 वीडियोस है, उसके ऊपर भी जो लेटेस्ट मैंने एक अपडेट बना रखी है, मतलब कि प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे जाके आप इन चारों को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना कि मैंने वहाँ पे ये भी बता रखा है कि श्योर शॉर्ट कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो लास्ट दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रशअप करने में जरूर हेल्प करेंगी। इसके अलावा यही कहूँगा, अभी संडे को एग्जामिनेशन भी है, तो क्या कर लेना, एक जरूर काम कर लेना, अभी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अभी क्यों करना है, क्योंकि यार ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आप सैटरडे वाले दिन या फिर संडे वाले दिन मॉर्निंग में लगो डाउनलोड करने तो वो डाउनलोड ही ना हो। तो जितना जल्दी हो सके वो कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमने देखा है कभी कभी एचपीएसएससी की इस वेबसाइट के ऊपर सर्वर की प्रॉब्लम या फिर नेटवर्क डाउन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चैनल वीडियो अच्छी लगती है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना, ये सब आप ही का काम है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, among these transaction which transaction will have no impact on stockholders equity। तो इनमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसका कोई भी इंपैक्ट नहीं रहता है स्टॉक होल्डर की इक्विटी के ऊपर। तो राइट आंसर है परचेज ऑफ द लैंड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द बैंक्स। तो जो भी लैंड प्रोसीड्स ऑफ द बैंक से परचेज होती है, दैट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो अराउंड 30 क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड हुए हैं। ट्राई करूंगा जल्दी से वीडियो खत्म करने का भी, बट आपका काम है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग इन्वेस्टेड बाई द प्रोपराइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया है प्रोपराइटर ने, दैट शुड बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म, आई होप आपको ये डिफरेंस मालूम होगा। ठीक है, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया प्रोपराइटर ने, ठीक है, होल प्रोपराइटर मतलब जो सोल प्रोपराइटर भी बोला जाता है इसको, जो अकेला उस फर्म को, जब उस कंपनी को, जब उस बिजनेस को चला रहा है, तो इट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन कौन से बुक अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, थर्ड का रहेगा ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। तो जो भी गुड्स कस्टमर ने रिटर्न करी हैं, दैट शुड बी डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन डी, ये याद रखना। तो दोस्तों, मैंने ये यहाँ पे लेजर पोस्टिंग से जनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि हमने प्रीवियस स्टैंड में देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अमूमन। हालांकि ये 11th-12th की कॉमर्स के ही क्वेश्चन है, बट फिर भी यहाँ पे ये आपको ब्रशअप करने में एग्जामिनेशन से पहले जरूर हेल्प करने वाले हैं। जनरल इज कोल्ड एस, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जनरल को क्या बोला जाता है, ये आप सभी को पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज़ ए डे बुक। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसिस। ठीक है, अपने बिजनेस प्रीमाइसिस का कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और जो आपका बेसिकली प्रीमाइसिस अकाउंट है दैट शुड बी डेबिटेड। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 6th का ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरल लिस्ट ट्रांजेक्शन इन विच ऑर्डर। तो जनरल्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं किस ऑर्डर में लिस्ट होती हैं, तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो जनरल में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं दैट इज लिस्टेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमंग दी स्टेटमेंट्स विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जनरल एंट्री। तो इनमें से जनरल एंट्री के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सी है, बाकी सारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जनरल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, तो गलत है ऑप्शन डी, जनरल एंट्रीज डज नॉट प्रोवाइड एनी अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, तो नहीं प्रोवाइड करती हैं इसलिए ये गलत हो जाएगा। कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाई प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो किसी प्रोपराइटर ने कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से तो इट मस्ट बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाई प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, ऑप्शन ए। तो चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इनमें से किसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, जनरल लेजर, जनरल। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा जनरल जीजे। ठीक है, याद रखना सी। दोस्तों, जो भी जितने भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रायल एरर, जितने भी कंपनसेशन टाइप के एरर, हर एरर से जो भी ये टॉपिक है एरर वाला, ये जरूर पढ़ के जाना आपको, ये मिस मत करना यार। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ जीएसटी, इसके ऊपर वीडियो डाल दी है। ठीक है, इनकम टैक्स,
ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जरूर पूछे जाने हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा AM GM HM के ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी जरूर देख लेना एक बार, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो सेम @street study। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर, अभी तक भी लाइक नहीं किया यार तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, तो राइट आंसर रहेगा क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर ए सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ, जरूर इनको साथ साथ में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आपने अपने जो फ़ोन में नोटपैड सेव किया हो तो वहाँ पे इन क्वेश्चन को सेव कर लेना, ताकि पेपर से पहले आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ऑलरेडी HPSSC की तरफ से। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई अंडर कंडीशंस ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर रहेगा MRP इज टू PMP। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको कवर भी करवा चुका हूँ, एक बार फिर से मैंने कवर करवा दिया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या, कौन सा रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करती हैं, तो ये राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ऑप्शन बी। साथ साथ में आप चाहें तो अटैम्प्ट भी करते रहिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमी से है, व्हाट डू यू मीन बाई मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, दोनों मिक्स मतलब यहाँ पे मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, तो मिक्सचर किस चीज़ का होगा, मिक्स होंगी यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट, PP। PP किस में आ रहा है, PP आ रहा है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बट यू मीन बाई डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो डिमांड और सप्लाई का तो आपको पता ही है, मतलब पता ही होगा, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस चीज़ है उसकी सप्लाई जानबूझ के या फिर कभी कभी कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियस चीज़ है डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको बताना है बट डू यू मीन बाई द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्वांटिटी दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाई एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो डिमांड सप्लाई के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ये भी आपको जरूर पेपर में पढ़ के जाना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का भी बहुत खेल चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो आपको पता है किस तरह से डिमांड इस टाइम क्रूड ऑयल की कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसके कारण हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कहाँ पे टच कर रही है। अगर आपने चेक भी किया होगा किस तरह से डेली जो हमारी चीज़ें हैं उनके रेट भी किस तरह से स्काई रॉकेटिंग हो रही हैं, तो वो सब कुछ एक डिमांड सप्लाई का खेल है। तो अब आपको ऐसे रिलेट करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, कभी भी अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई का खेल चल रहा है, तो एग्जामिनर ऐसी ऐसी चीज़ें जरूर पूछेगा। ठीक है, करंट अफेयर को वो किस तरह से पूछ सकता है, आपको एग्जामिनर के दिमाग को पकड़ना है। जब आपने ये पकड़ लिया तो आपका पेपर क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाई डिड इंडिया फॉलो ए प्लान्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने प्लान्ड इकोनॉमी क्यों फॉलो की थी। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताने में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेटेड द प्लान विजन। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 35 से 51 के अंडर है। नेक्स्ट इज देयर वॉज नो इंडिकेशन whatsoever फ्रॉम द 5-year प्लान्स रिगार्डिंग हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन की बात नहीं थी और DPSP की बात हो रही है। बट डू यू मीन बाई GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना GNP की डेफिनेशन, हो सकता है घुमा के ये भी पूछ ले। GDP नहीं पूछेगा, GDP तो सिंपल सा मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया। तो भारत में अभी चाइल्ड सेक्स रेशो आपको पता है डिक्रीज हो रही है, बट एक चीज़ याद रखना, हमेशा चाइल्ड सेक्स रेशो अगर आपको किसी कंट्री को ग्रो करवाना है तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 2.1 होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है 2 होनी चाहिए, नॉट 2, इट शुड बी 2.1। ठीक है, ये भी एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, चाइना में हमने देखा था कि चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, तो किस तरह से वहाँ पे अभी यंग जनरेशन बची ही नहीं है। ठीक है, तो चाइल्ड सेक्स रेशो के लिए मतलब कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा 2.1 होनी चाहिए, ये 2.1 रेशो 1 में होनी चाहिए, ये इट शुड नॉट बी 2:1। 2.1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ 3 चाइल्ड हों, ताकि सपोज करो एक चाइल्ड की डेथ हो जाए तो फिर अगर 2 ही है तो अगर एक को कुछ हो गया तो एक ही बचा ना, तो हमें हमेशा 2.1 होनी चाहिए अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशो? ऑप्शन बी फीमेल फेटिसाइड। तो भारत में तो ये बहुत परंपरा आपको पता चली हुई है फीमेल फेटिसाइड की। अभी हालांकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निरंकुश भी लग चुका है, तो एक पॉजिटिव स्टेप कहूँगा मैं। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा फेटिसाइड के मामले देखने को मिलते थे, जहाँ पे एक पुत्र की चाह में आपको पता है किस तरह से यहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता था। बट अभी ये बहुत हद तक डिक्रीज़ हो चुका है फीमेल फेटिसाइड। हालांकि ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो हमें देखने को बहुत कम केसेस मिलते हैं इसके। चलो वो तो सब करेक्टिव मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। नेक्स्ट इज व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिवाइजिंग द पॉवर्टी लाइन पीरियडिकली? तो पॉवर्टी लाइन पीरियडिकली को, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए जब भी कभी आपको पॉवर्टी लाइन को पीरियडिकली रिवाइज करना हो। ठीक है, किस तरह से पीरियडिकली आप पॉवर्टी लाइन को, गरीबी रेखा को रिवाइज कर सकते हो। तो राइट आंसर है यहाँ पे बोथ। बाई क्लिकिंग ए सर्वे एवरी 5 ईयर, तो आपको चेक करना चाहिए एवरी 5 ईयर कि किस तरह से लोगों, अगर गरीब हैं तो किस तरह से गरीबी से निकल रहे हैं। ठीक है, सर्वे कैरिड आउट बाई NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जो लोग गरीबी रेखा से निकल रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, उनको जो बेनिफिट्स है वो थोड़े बहुत कुछ कम कर देने चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं गलत भी जा सकता हूँ। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच बैंक या इंस्टीट्यूशन हैव द हाईएस्ट शेयर इन डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़? तो भारत में किस बैंक को सबसे ज़्यादा, जो बेसिकली जहाँ पे जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ को जितना भी जहाँ पे फाइनेंस देता है, तो वो आपको बताना कौन सा बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर रहता है, हिस्सा रहता है। यहाँ पे शेयर प्राइस की बात नहीं हो रही है, हिस्से की बात हो रही है। तो बेसिकली ये सारे काम ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स करते हैं। ऑप्शन सी। विच द फॉलोइंग्स आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल बाई द RBI? तो कौन यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है और कंट्रोल करता है RBI? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा, देखो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन। तो मेरे को एक सेकेंड हाँ, तो हम ऑप्शन सी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल बाई RBI? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा मेरे ख्याल से ये यहाँ पे आंसर में गलती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस तो नहीं हो सकते। ठीक है, या तो यहाँ पे होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ एंड इंडिया कंट्रोल बाई RBI? ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन क्या क्या चीज़ें RBI कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, और जो भी मनी लेंडर्स होते हैं इनको भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। बट यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कमर्शियल बैंक, क्योंकि मनी लेंडर्स को भी RBI यहाँ पे जो भी मनी लेंडर्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करके रखता है। मनी लेंडर में अगर यहाँ पे बात हो रही होगी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की या फिर NBFCs की, अभी वो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइन नहीं की हुई है। ठीक है, तो या तो ये क्वेश्चन होना चाहिए विच द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाई RBI, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की ऑपरेशन कौन कंट्रोल करता है, सेबी एक्सचेंज कंट्रोल करता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस फ्लोर इज सेट टू अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल बी रिजल्ट इन? ठीक है, जब भी कोई प्राइस फ्लो, जो भी बेसिकली प्राइस फ्लोर है, इसको अबव इक्विलिब्रियम सेट किया जाता है तो इट विल रिजल्ट इन, तो ये सरप्लस में रिजल्ट करता है। ऑप्शन बी। बट इज GDP? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो GDP बेसिकली द मॉनिटरी ऑफ ऑल फिनिश्ड एंड गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। मतलब कि ये जैसे सपोज करो भारत की बाउंड्री है, तो जो बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगी। बट इज़ द वाई इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो इन इंडिया? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो क्यों है भारत में? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सी, ओनली सेकेंड। अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डज द बोर्ड आउट शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इलिस्ट्रेट? तो ये क्या इलिस्ट्रेट करता है? तो ये इलिस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज बट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी? तो सोसाइटी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है? ठीक है, तो ये होती है किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। ऑप्शन डी स्कार्सिटी। बट डस कैपिटलिज्म रेफर टू? कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। तो बहुत बार बोला जाता है कि ये सरकार कैपिटलिस्टिक है, मतलब कि ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अभी हम देख भी रहे हैं किस तरह से ये चीज़ें वर्क भी करती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो ये ज़्यादातर अंबानी या अडानी को फ़ायदा देती है। तो मतलब कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या था, प्राइवेट सेक्टर को या फिर पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा देना। द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ, तो इट शुड मीट द डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर्स। ऑप्शन ए। बट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन? तो ये भी पूछा जा सकता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, एक अच्छे से पढ़ लेना। तो लॉ ऑफ डिमांड मीन का क्या मतलब है? ऑप्शन सी, एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ने लगेंगे
तो लोग क्वांटिटी की डिमांड भी कम कर देंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। तो राइट आंसर है ए प्राइस फ्लोर, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और थोड़े से कोविड के केसेस भी राइज कर रहे हैं, तो अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, क्योंकि डेली हम देख रहे हैं कोविड के केसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।